हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में BHIC 105 जिनका टॉपिक है भारत का इतिहास 3, इनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर या 20 नंबर का पूछ लिया जाता है। आइए हम उस प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहले भी हम BHIC 105 का काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा, तो वहाँ पे BHIC 105 का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छा कर सकते हैं। आइए हम प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए, प्रारंभिक मध्यकाल में पाल वंश की राज व्यवस्था एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 20 नंबर का काफ़ी बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये पाल वंश की राज व्यवस्था एवं उसकी जो उपलब्धियां थी उनका वर्णन करना है इस प्रश्न में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 नंबर का काफ़ी बार आया हुआ है। 20 नंबर में आने का मतलब है इसको कम से कम 500 शब्दों में से लिखने का प्रयास करेंगे। आइए इसको देखते हैं इन प्रश्नों का उत्तर। देखिए मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आपका ये क्वेश्चनों का रिवीजन होता चला जाए। यदि कोई पढ़े हैं इन क्वेश्चनों का तो उनका रिवीजन हो जाएगा, यदि जो नहीं पढ़े हैं तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा इन प्रश्नों में लिखना किस टाइप से। कम टाइम में आपका एक तरह से आपको एक वर्ड मिल गया और आपका रिवीजन हो गया। तो आइए देखते हैं। देखिए सामान्यतः पाल राज व्यवस्था का वर्णन इस राजवंश के विभिन्न शासकों द्वारा जारी किए गए अनेक शिलालेखों में मिलता है। इनका संबंध आमतौर पर धार्मिक संस्थाओं और व्यक्तियों को दिए गए भूमिदानों से है। जैसे ब्राह्मणों को जो भूमिदान देता था उसे, शिव मंदिरों और बौद्ध मठों को दिए गए भूमिदान। हालांकि केवल कुछ शिलालेखों में उनके प्रशासनिक तंत्र को समझने के लिए प्रासंगिक जानकारी है। कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, जैसे कन्नौज में उनकी जीत के बाद अपने शासनकाल के 32वें वर्ष में धर्मपाल, जिनका शासनकाल था 775 से 810 एसी में एडी में, ठीक है, द्वारा जारी खालिमपुर या खालिमपुर ताम्रपात्र शिलालेख, जिसे राजा नारायण पाल, जिसका शासनकाल था 861 से 917 एडी में, के शासनकाल के दौरान जारी किया गया बदल या बडल स्तंभ शिलालेख, और कुमारपाल का टाइम पीरियड था 1126 से 1128 एडी में, के शासनकाल के दौरान जारी किया गया कोमली या कामोली ताम्रपत्र शिलालेख। तो इससे हमें पाल वंश की जानकारी मिलती है कि उनकी राज व्यवस्था किस टाइप की थी। आइए आगे देखते हैं। देखिए जो हम शिलालेख बताए उसको नोट डाउन आप लोग करते जाइए ताकि आपको एक वर्ड बना रहे। ठीक, आइए देखते हैं आगे। जबकि उनका शासन प्रकृति में राजतंत्रात्मक था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस राजवंश के पहले शासक गोपाल, जिनका टाइम पीरियड था 750 से 775 एडी, को लोगों द्वारा चुना गया था। देखिए खालिमपुर शिलालेखा के अनुसार कन्नौज के यशोवर्मन, कश्मीर के ललितादित्य और कामरूप के हर्ष द्वारा हमलों के बाद यह क्षेत्र अराजकता के रूप में डूब गया था। तो कन्नौज का जो यशोवर्मन शासक था, कश्मीर का जो था वो ललितादित्य और कामरूप ये का शासन हर्ष ने, ये तीनों पाल वंश के शासकों पे हमला किया था, जहाँ पे अराजकता में डूब गया था ये क्षेत्र। देखिए मत्स्य न्याय अर्थात जंगल के कानून को समाप्त करने के लिए लोगों ने गोपाल को अपने शासक के रूप में चुना था। हालांकि उसने उत्तराधिकारियों ने आमतौर पर वंशानुगत अधिकार
के सिद्धांत का पालन किया। शासकों ने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसे उच्च लगने वाली उपाधियों को धारण किया। राजा को शायद मंत्रियों और सचिवों द्वारा मदद की जाती थी। देखिए, बदल या बडल स्तंभ शिलालेख बताता है कि मंत्रियों की स्थिति वंशानुगत थी। शिलालेखों में सीमित संदर्भों से हम समझते हैं कि उनका प्रशासनिक तंत्र अनेक तरीकों से गुप्तों से मिलता जुलता था। राज्य को भुक्ति नाम के प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनके प्रशासन का संचालन उपरिक या उपारिक करते थे। देखिए, प्रशासन का जो संचालन था, संचालन करने वाले व्यक्ति को जो है उपरिक या उपारिक कहा जाता था। ठीक, तो आप ये सब पॉइंट नोट डाउन करते जाइएगा। भुक्तियों के अंतर्गत विषय मतलब होते थे, विषय का मतलब होता था जिला, और ग्रामिक का मतलब होता है ग्राम, थे जो क्रमशः विषयपति और ग्रामिक द्वारा शासित थे। एक अन्य अधिकारी जो विषयों के स्तर पर काम करते थे वह अधिकरण थे जिनका संबंध अधिकरण एक अधिकारी होते थे जिनका संबंध भूमि अनुदानों से था। जो भूमि अनुदान करते थे उनसे इनका संबंध था। यह संभव है कि प्रांत और गांव के बीच 10 गांव की एक मध्यवर्ती इकाई मौजूद थी जो 10 ग्रामिक द्वारा प्रबंधित की जाती थी। शिलालेखों में राजपुत्र, राजन या राजनिक या रांजक और रनक या रानक जैसे अधिकारियों का उल्लेख है जो पराजित शासक या राज्य के जागीरदार रहे होंगे। राज व्यवस्था की एक विशेषता यह एक निश्चित राजधानी का न होना था। इस प्रकार गंगा नदी के तट पर कई स्थानों जैसे पाटलिपुत्र, मंदगिरी, पाटलिपुत्र और रामवती, वर्तक, बिलासपुर या हरधामा, देखिए कपिलावक्ष, कंचनपुरा और सगंध ने उनकी राजधानी के रूप में कार्य किया। देखिए आगे, दूसरी तरफ असम जबकि शुरू में पालों के शासन के तहत था, सलम राजवंश के हरजवर्मन के तहत स्वतंत्र हो गए। मतलब हरजवर्मन जो है ये पाल वंश से स्वतंत्र हो गए थे। इस राजवंश ने 800 से 1000 एडी तक इस क्षेत्र में शासन किया। राजवंश के 3 शासकों जैसे हरजवर्मन, वनमल वर्मन और बलवर्मन तृतीय द्वारा जारी किए गए ताम्रपात्र और पाषाण शिलालेखों से उनकी राज्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इन शिलालेखों से पता चलता है कि शासकों ने परमेश्वर, ठीक है, इन शिलालेखों से पता चलता है कि परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी शाही उपाधियां धारण की थी। हरजवर्मन के हयुनथल, ठीक है, तो एक शिलालेख है, ताम्रपात्र अभिलेखों में व्यापारियों और राजकुमारियों द्वारा उनके राज्याभिषेक की जानकारी मिलती है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, के दौरान अनाभिषेक यानी मतलब पानी का छिड़काव इसका मतलब होता था, अनुष्ठान का वर्णन है। अभिलेख में कुछ उच्च अधिकारियों जैसे महाप्रतिहार, महासेनापति, ब्राह्मणाधिकार आदि का उल्लेख मिलता है। बलवर्मन तृतीय के 2 ताम्रपात्र अभिलेखों जो पर्वतिया और नौगांव ताम्रपात्र से कुछ और अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। इन अभिलेखों से हमें पता चलता है कि राज्य को विषयों और मंडलों में उपविभाजित किया गया था। विषय के स्तर पर एक अधिकारी विषय कार्णिक का उल्लेख
नौगांव ताम्रपात्र में किया गया है। उसी ताम्रपात्र में रजनी, राजपुत्र, रनक और अन्य लोगों का भी उल्लेख है जो संभवतः जागीरदार रहे होंगे। राजवंश के अंतिम शासक त्याग सिंह या त्याग सिंह कहा जाता है, नाम है, का बिना वारिस के निधन हो गया। इनको एक भी वारिस नहीं था, हो गया और इससे राजवंश का अंत हो गया। इसके बाद असम के पालों का एक नया राजवंश सत्ता में आया। उनके अभिलेखों में यह दावा किया गया है कि राजवंश के प्रथम शासक ब्रह्मपाल को लोगों द्वारा चुना गया था। यह दावा गोपाल के चयन की याद दिलाता है। उन्होंने दुर्जय को अपनी नई राजधानी बनाया। इसकी पहचान गुवाहाटी से की गई है। गुवाहाटी में एक अभिलेख है, यहाँ से की गई है। इस राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रत्नपाल या रतनपाल था, जिसने 26 से अधिक वर्षों तक शासन किया। शायद राजवंश 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक सत्ता में बने रहे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्प, व्यापार और शहरीकरण की वृद्धि में व्यापारी संगठनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, 10 नंबर का। 10 नंबर में आने का मतलब कम से कम 250 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि शिल्प, व्यापार और शहरीकरण की वृद्धि में व्यापारी संगठनों की क्या भूमिका थी, वो देखते हैं। देखिए, विधि, साहित्य और अभिलेखों में भी व्यावसायिक संगठनों को श्रेणियों के रूप में जाना जाता था। हमें उपलब्ध स्रोतों में ऐसी श्रेणियां शिल्पियों और सेवा समूह के संगठन के साथ व्यापारियों में भी मिलती है। ये श्रेणियां समान प्रकार के माल जैसे अनाज, कपड़े, पान के पत्ते, घोड़े, इत्र आदि का व्यापार करने वाले व्यापारियों की स्वैच्छिक श्रेणियां थीं। इसकी स्थापना स्थानीय एवं भ्रमणशील सौदागर करते थे। स्थानीय सौदागरों द्वारा बनाई गई श्रेणियां अस्थायी होती थी, जबकि भ्रमणशील सौदागरों की, आइए आगे देखते हैं। देखिए, श्रेणियां एक खास यात्रा के लिए बनाई जाती थी और यात्रा के अंत में उन्हें भंग कर दिया जाता था। श्रेणियां अपनी सदस्यता और कार्य पद्धति के लिए खुद नियम एवं या और कानून बनाती थी। वे माल का दाम तय करती थी। कौन करते थे? ये सब व्यापारी लोग करते थे। ठीक है, और यह भी तय करती थी कि किसी खास दिन इसके सदस्य किसी खास माल को नहीं बेचेंगे। अगर श्रेणियां पाती थी कि स्थानीय अधिकारी का रवैया द्वेषपूर्ण और असहयोगपूर्ण है, तो कभी कभी एक खास क्षेत्र में व्यापार करने से मना कर देती थी। व्यापारी श्रेणियां धार्मिक हितों के संरक्षण का काम भी करती थी। अभिलेखों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब श्रेणियों ने सामूहिक रूप से अपने माल की खरीद या बिक्री पर मंदिर के रखरखाव या अनुष्ठान के लिए अतिरिक्त कर देने के निर्णय लिए। श्रेणियां आमतौर पर एक प्रमुख के अधीन काम करती थी, जिसका चुनाव श्रेणियों के सदस्य करते थे। जो एक प्रमुख होता था व्यापारी का, उनका जो है चुनाव जो है श्रेणियों के सदस्य के द्वारा ही किया जाता था। वही निर्णय लेता था कि करना क्या है, किस क्षेत्र में व्यापार करना है, कहाँ क्या करना है, कौन सा क्षेत्र में क्या बेचना है, वो निर्धारित करते थे। देखिए, श्रेणियों के आर्थिक मामलों को तय करने में यह प्रमुख प्रधान न्याय अधिकारी की भूमिका निभाता था। देखिए, उत्तर भारत की श्रेणियां उस समय के लेख एवं टीकाओं में व्यापारियों की श्रेणियों के निगम, समूह, सार्थ, संघ जैसे भिन्न भिन्न नाम दिखाई देते हैं। निगम ऐसे कारवा सौदागरों का संघ था जो कई जाति के थे और दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए साथ साथ चलते थे। मेघा तिथि के अनुसार श्रेणी व्यापारियों, उधार देने वालों और कारीगरों का एक समूह था, जबकि कुछ लेखकों का मानना था कि
यह सिर्फ कारीगरों का समूह था। देखिए, दक्षिण भारत के श्रेणियां संगठन किस टाइप का था। दक्षिण भारत में व्यापारिक अथवा व्यापारी समुदाय को आमतौर पर बालजा बालजा जो है बालजा कहा जाता था के नाम से जाना जाता था, जो वीर बालजा धर्म, ठीक है, जिनका मतलब होता था बीजाणु या बीज वाणिज्यिक या वणिक आदि होते थे। नमक आचार संहिता के संरक्षण होने का दावा करते थे तथा वे दक्षिण भारतीय क्षेत्रों और सुदूर पूर्वी देशों जैसे बर्मा, मलेशिया और सुमित्रा में व्यापार करते थे। तो 2 क्वेश्चन देख लिए, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आपका इन क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाए। रिवीजन हो जाए मतलब एक बार में समझ नहीं आता है तो 2 बार 3 बार देखिए, तो आपको एक तरह से वर्ड मिल जाएगा। वर्ड मिलने के बाद आप इसे खुद से भी बना के लिख सकते हैं, और जो ये क्वेश्चन ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उनका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन होने का और अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से आप इसे बना के लिख सकते हैं। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।